अंशिका ये बात सुनकर कुछ पल चुप रहती है। उसके चेहरे की सख्ती धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। वह आगे कुछ नहीं कहती और फिर धीरे से वापस लेट जाती है, लेकिन उसके मन के अंदर अभी भी हल्की चिंता बाकी थी। अगले दिन सौरभ अनन्या के विला में। सुबह सुबह सौरभ की आंखें खुल जाती हैं। हल्की सुनहरी धूप खिड़की से होकर कमरे में फैल रही थी। वह देखता है कि अनन्या कस के उससे लिपट कर गहरी नींद में सो रही है, जैसे उसे इस दुनिया की कोई चिंता ही न हो। यह दृश्य देखकर सौरभ के चेहरे पर एक बड़ी ही दिलकश और सुकून भरी मुस्कान बिखर जाती है। वह धीरे से अनन्या के चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए मन ही मन कहता है, सुबह की रोशनी भी फीकी लगे तेरे नूर के आगे, तेरी सोई हुई सूरत जैसे चांद हो सहर के आगे। सौरभ एक गहरी सांस लेता है, जैसे इस पल को अपने दिल में सजो लेना चाहता हो। फिर बहुत ही सावधानी से अनन्या को अपने से अलग करता है और उसे आराम से ठीक से लिटा देता है ताकि उसकी नींद न टूटे। तभी सौरभ को अचानक याद आता है कि आज उसका ऑफिस में पहला दिन है और उसे आज ऑफिस जाना है। यह सोचते हुए वह हल्की मुस्कान के साथ वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद सौरभ बाहर आता है। उसके शरीर पर इस वक्त बस एक टॉवल मौजूद था। नहाने की वजह से उसका गोरा रंग और भी ज़्यादा निखर कर आ रहा था। उसके 8 पैक एब्स और वेल मेंटेन्ड बॉडी साफ दिखाई दे रही थी, जो किसी प्रोफेशनल रेसलर या किसी बॉडी बिल्डर से भी कम नहीं थी। वाकई इस वक्त वह काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। सौरभ देखता है कि अनन्या अब तक गहरी नींद में सो ही रही है। यह देखकर वह हल्के से मुस्कुरा देता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास ऑफिस जाने लायक कपड़े तो हैं ही नहीं। वह कमरे में इधर उधर नज़रें फेरता है। तभी उसकी नज़र कमरे में मौजूद उस बड़े से वार्डरोब पर पड़ती है। वह वार्डरोब खोलकर उसमें अपने लिए ऑफिस जाने लायक कपड़े देखने लगता है। सौरभ को ज़्यादा देर मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। उसकी नज़र एक कॉफ़ी कलर के 3 पीस सूट पर जाकर ठहर जाती है। ज़्यादा ना सोचते हुए सौरभ वो सूट निकालकर पहन लेता है। थोड़ी देर बाद सौरभ वो सूट पहनकर तैयार हो जाता है। वह कुछ पल तक अपने आप को आईने में देखता रहता है। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये सूट उसी के लिए बना है। वो सूट उस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। उसकी साइज़ भी एकदम सही थी और उसका रंग भी सौरभ पर खूब जच रहा था। तभी सौरभ पीछे मुड़कर देखता है तो ना में सर हिला देता है। अनन्या अब भी वैसे ही घोड़े बेचकर सो रही थी। वह हल्के कदमों से चलकर अनन्या के पास आता है और उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए नर्म आवाज़ में कहता है, अनन्या, अनन्या, चलो उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। अनन्या सौरभ की आवाज़ सुनकर कसमसाते हुए उठ जाती है। जैसे ही वो अपनी अध खुली आंखों से अपने सामने का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें पूरी खुल जाती हैं। सौरभ उसके सामने एक कॉफ़ी कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहने खड़ा था, जिसमें वह बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। अनन्या तो बस आंखें खोले उसे ही देख रही थी। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उसका गला हल्का सा सूखने लगा था। वो अपने मन में धीरे से कह रही थी, बाय गॉड, ये कितने हैंडसम हैं। सौरभ उसकी नज़रों को भाप जाता है। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। अब चलो जल्दी उठ जाओ, तुम्हें भी तो अक्षत कियान को लेकर स्कूल जाना है ना। अनन्या उसकी बात सुनकर झेप जाती है। वो हड़बड़ाते हुए उससे नज़रें चुराकर कहती है, अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कब कहा आप हैंडसम हैं? सौरभ उसकी बात सुनकर उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए हंसकर कहता है, अच्छा, मुझसे झूठ? साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर कि तुम क्या सोच रही हो। तो चलो अब सोचना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज स्कूल भी तो जाना है। अनन्या उसकी बात सुनकर जैसे होश में आती है। वह जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। सौरभ ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद सौरभ, अनन्या और अक्षत कियान विला के डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। छाया और किशोर उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। अक्षत, कियान भी कब से अपने पापा को ही देख रहे थे। वो भी मन ही मन अपने पापा की पर्सनालिटी और लुक्स को एडमायर कर रहे थे। कियान खुश होते हुए कहता है,
अले वाह पापा, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या आप कहीं जा रहे हो? सौरभ और अनन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। सौरभ अक्षत कियान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ बेटा, पापा ऑफिस जा रहे हैं। आज पापा का ऑफिस में पहला दिन है। और आप दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ। आपको आपकी मम्मा और दादी आज स्कूल ले जाने वाली है, आपके नए स्कूल में। कियान उसकी बात सुनकर थोड़ा मुंह बना लेता है, जबकि अक्षत नए स्कूल का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। सौरभ थोड़ी देर बाद अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद वहाँ से जाने के लिए उठता है, तो अनन्या भी अपनी जगह से उठते हुए उससे धीमी आवाज़ में कहती है, सौरभ, ऑल द बेस्ट। सौरभ उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है और अचानक ही झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस कर देता है। अगले ही पल वो वहाँ से निकल जाता है। अक्षत और कियान ने भी सौरभ को अपनी मम्मा को किस करते हुए देख लिया था, जिसे देखकर अनन्या थोड़ा शर्म से लाल हो जाती है। सौरभ विला के बाहर आकर देखता है तो वहाँ दो आलीशान और लेटेस्ट एडिशन वाली ऑडी कारें पहले से ही मौजूद थीं। उनमें से एक कार के पास लगभग 30-35 साल का एक ड्राइवर वाइट सूट में खड़ा था। सौरभ चलकर उस ड्राइवर के पास आता है तो वो ड्राइवर रिस्पेक्ट में अपना सिर झुका देता है। सौरभ उससे पूछता है, तुम्हें वहाँ की लोकेशन पता है जहाँ मुझे जाना है? ड्राइवर तुरंत जवाब देता है, जी सर, कार के जीपीएस में ऑलरेडी सेट है, आप कहें तो आपको ले चलूँ? सौरभ उसकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मुझे खुद ड्राइव करने की आदत है, तुम्हारा काम हो गया। ये कहकर सौरभ उस ब्लैक ऑडी कार में बैठ जाता है। अगले ही पल कार हल्की सी आवाज़ के साथ विला से निकल जाती है। आज 3 दिनों बाद सौरभ अपने उस विला से बाहर निकला था। वो दिल्ली की सड़कों को चुपचाप देखते हुए आगे बढ़ रहा था। लगभग आधे घंटे बाद सौरभ जीपीएस को फॉलो करते हुए एक लोकेशन पर पहुंच जाता है। उसके सामने 15 फ्लोर की एक ग्रे कलर की बिल्डिंग थी, जिसके टॉप पर सिल्वर अक्षरों में लिखा था हरियांश कॉरपोरेशन। बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बेहद खूबसूरत और क्लासी अंदाज में बनाई गई थी। सौरभ की कार गेट के बाहर रुक जाती है। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देखते ही रिस्पेक्ट में सिर झुका देते हैं। उन्हें पहले से ही सौरभ के आने की खबर थी। एक सिक्योरिटी गार्ड कार के पास आकर कहता है, वेलकम सर, हमें सिंघानिया साहब ने पहले ही आपके बारे में बता दिया था। आइए, अंदर आइए। सौरभ चारों तरफ नज़र घुमाते हुए पूछता है, पर मैं अपनी कार कहाँ पार्क करूँ? गार्ड अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर आप अंदर से लेफ़्ट ले लीजिए, आपके लिए एक प्राइवेट पार्किंग स्लॉट पहले से रिजर्व कर दिया गया है। सौरभ उसकी बात सुनकर अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। रास्ते में उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थीं। सौरभ देखता है ऑफिस का जो कॉमन पार्किंग एरिया है वो अच्छा खासा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ गाड़ियाँ पार्क हैं। सौरभ अपनी ऑडी कार को लेकर बिल्डिंग के लेफ्ट में मुड़ जाता है तो उसे वहाँ एक पीले रंग का साइन बोर्ड दिखता है, जिस पर लिखा हुआ था, पर्सनल पार्किंग लॉट फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर ओनली। सौरभ वहाँ आकर कार रोक देता है और कुछ पल कार में ही बैठा आसपास देखने लगता है, फिर धीरे से बाहर आ जाता है। ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहाँ पर ऑफिस के आम कर्मचारियों का आना जाना मना था, इसलिए वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था और माहौल अजीब सी शांति से भरा हुआ था। सौरभ ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे अपनी तरफ अपनी ही उम्र का एक आदमी आता हुआ दिखता है, जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी और आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था। वो आदमी आकर सौरभ के सामने खड़ा हो जाता है और हल्की मुस्कान के साथ उसे ग्रीट करते हुए कहता है, वेलकम सौरभ सर, वेलकम टू द हरियांश कॉरपोरेशन। सौरभ उस आदमी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए थोड़े ठंडे लहजे में कहता है, क्या तुम ही हो आशुतोष? इस पर वो आदमी तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सर, मैं ही हूँ आशुतोष। मुझे आपके डैड ने आपको असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किया है। सौरभ उसकी बात सुनकर बस हल्का सा सिर हिला देता है। आशुतोष उसका ऐसा ठंडा और गंभीर लहजा देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा नर्वस हो जाता है। सौरभ का ऑरा सच में काफ़ी सख्त और दबाव वाला था, लेकिन आशुतोष अपनी ये हालत सौरभ के सामने जाहिर नहीं होने देता। वो एक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय था, इसलिए वो पूरी विनम्रता और रिस्पेक्ट के साथ कहता है,
आइए सर, मैं आपको आपका कैबिन दिखा देता हूँ। थोड़ी देर बाद आशुतोष सौरभ को उस ऑफिस के टॉप फ्लोर पर बने एक कैबिन तक ले आता है। वो पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली था। इसे खास तौर पर सौरभ के लिए ही अरेंज किया गया था। आशुतोष के अलावा और किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ आना मना था। सौरभ दरवाज़ा खोलकर कैबिन के अंदर आता है तो एक पल के लिए वो भी कैबिन को देखकर ठिठक जाता है। वो कैबिन किसी 5 स्टार होटल के वीआईपी स्वीट से कम नहीं था। लाजवाब इंटीरियर, बेहतरीन फर्नीचर और दीवारों पर प्रीमियम क्वालिटी वाला पेंट। सौरभ को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि उसके डैड ने उसके लिए इतने इंतज़ाम कर रखे थे। यहाँ सच में उसे एक किंग ट्रीटमेंट मिल रहा था। आशुतोष, जो कि सौरभ के साथ साथ ही चल रहा था, वो उसके बराबर में खड़े होकर सामने रखी एक बड़ी सी चेयर और टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सर आप यहाँ बैठकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। सौरभ के पेट में इस वक्त सच में काफ़ी तितलियाँ उड़ रही थी। वो भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। आखिर कई सालों बाद वो बिजनेस की दुनिया में फिर से कदम रखने वाला था, लेकिन वो अपनी नर्वसनेस को अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने देता। वो चुपचाप जाकर उस मैनेजिंग डायरेक्टर की चेयर पर बैठ जाता है। वो देखता है उसकी टेबल पर काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं। उन्हें देखकर वो एक गहरी सांस लेता है। आशुतोष सौरभ के पास आकर उसे उन फाइल्स के बारे में बताने लगता है। सर, इनमें कंपनी के अब तक के इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट और लॉस का सारा रिकॉर्ड है और इनमें से कुछ पर आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। सौरभ उनमें से एक एक फाइल उठाकर पढ़ने लगता है। आशुतोष उसे ही देख रहा था। उसे देखते हुए वो मन में कहता है, बाप रे, ये सौरभ सर तो बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। वैसे ही नैन नक्श, वैसा ही ऑरा, वैसी ही आंखें और वैसा ही एटीट्यूड। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर ये प्रयान सिंघानिया के बेटे हैं तो ये इस नई कंपनी में काम क्यों कर रहे हैं? सिंघानिया ग्रुप्स में अपने पापा के साथ क्यों नहीं? क्या इनके पापा इन्हें किसी बात की सज़ा दे रहे हैं? हाँ, शायद यही बात होगी। आशुतोष मन में यही सब सोच रहा था कि तभी सौरभ की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अब अगर मुझे घूरना हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। आशुतोष उसकी बात सुनकर हड़बड़ा जाता है। वो तुरंत कहता है, सर कहिए ना, क्या काम है मेरे लायक? इस पर सौरभ वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए कहता है, अभी यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन सब के बैकग्राउंड चेक करो और ध्यान रहे जिस भी किसी एम्प्लॉय का कोई भी कनेक्शन सिंघानिया फैमिली से हो उसे उसी वक्त कंपनी से निकाल दो। आशुतोष की आंखें सौरभ की बात सुनकर एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके चेहरे पर साफ हैरानी झलकने लगती है। जहाँ तक उसे पता था, उसके सामने बैठे इस इंसान का नाम सौरभ सिंघानिया था और ये सिंघानिया खानदान का एक मेंबर था। तो आखिर सौरभ को उसकी खुद की फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमने लगता है। सौरभ उसका ऐसा रिएक्शन देखकर एक पल के लिए उसे देखता है, उसकी आंखों में झलकती घबराहट को नोटिस करता है, फिर बिना कुछ कहे फिर से वो डॉक्यूमेंट पढ़ने लगता है। वो बिना आशुतोष को देखे शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में कहता है, और अगर तुम्हारे खुद के कनेक्शंस भी सिंघानिया फैमिली में से किसी के साथ है तो अभी के अभी रेजिग्नेशन लेटर दे दो, क्योंकि अगर बाद में मुझे पता चला तो तुम्हें अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आशुतोष उसकी ये धमकी सुनकर अंदर तक डर जाता है। उसके माथे से पसीना बहने लगता है और उसका गला सूख जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, नो सर, मेरा सिंघानिया फैमिली में से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो आपके पापा के अलावा उनमें से किसी को जानता भी नहीं। ठीक है, अब जाओ और जो काम दिया है वो करो। सौरभ एक डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है। उसकी आवाज़ में वही ठंडापन था। आशुतोष भी वहाँ से जैसे अपनी जान बचाकर जल्दी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंशिका सौरभ अनन्या के विला में अक्षत और कियान को स्कूल के लिए लेने आ जाती है। विला में एंटर करने के बाद वो देखती है कि अनन्या और अक्षत कियान हॉल में ही सोफे पर बैठे हैं। जैसे ही वो उनके पास आती है, तीनों तुरंत अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। आंटी, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, अनन्या हल्की मुस्कान के साथ कहती है।
अंशिका बिना उसकी बात का जवाब दिए यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाने लगती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। अनन्या उसे देखकर समझ जाती है कि उसकी आंखें सौरभ को ढूंढ रही हैं। वो हल्की आवाज़ में कहती है, आंटी वो ऑफिस चले गए हैं। अंशिका ये सुनकर एक गहरी सांस लेती है और धीरे से हाँ में अपना सिर हिला देती है। फिर वो अक्षत कियान को देखते हुए प्यार से मुस्कुराकर कहती है, तो स्कूल जाने के लिए तैयार है मेरे बच्चे? अंशिका की इस बात पर कियान तुरंत बोल पड़ता है, नो दादी, मुद्दे तो अभी बहुत छाला खेलना है। अनन्या कियान की बात सुनकर उसे थोड़ी सख्त नज़रों से देखने लगती है, जैसे उसे डांटना चाहती हो, जबकि अंशिका मुस्कुराते हुए कियान के गाल पर हाथ फेर कर कहती है, अरे कियान, स्कूल में भी तो आपको खेलने देंगे ना वो लोग कौन सा आप दोनों से पूरा दिन पढ़ाई करवाएंगे? अनन्या हल्का सा मुस्कुराकर अंशिका से कहती है, आंटी आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, अब चलो, हमें देर हो रही है, अंशिका कहती है। करीब आधे घंटे बाद अंशिका अक्षत, कियान और अनन्या को लेकर उस विला से दूर बने एक छोटे से जूनियर स्कूल में ले आती है, जहां 3 से 7 साल के बच्चे ही पढ़ते थे। वो सब गाड़ी से उतर जाते हैं। अनन्या देखती है कि वो स्कूल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। वहाँ साफ सफाई का खास इंतज़ाम किया गया है और माहौल बच्चों के लिए काफ़ी खुशगवार है। वहाँ अक्षत, कियान की उम्र के ही कुछ बच्चे बाहर प्लेग्राउंड में खेल रहे थे, कुछ बैठकर टिफ़िन खा रहे थे, जबकि कुछ अंदर स्कूल में जा रहे थे। वो सब लोग स्कूल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। चलते चलते अनन्या चारों तरफ देखती है और फिर अक्षत, कियान की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, अक्षत, कियान, कैसा लगा आपको ये स्कूल? आप अपने नए फ्रेंड्स बनाओगे ना यहाँ? इस पर अक्षत, कियान एक साथ हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ मम्मा। लगभग 1 से 2 घंटे बाद अनन्या और अंशिका अक्षत और कियान का एडमिशन उस स्कूल में करवाकर स्कूल से बाहर निकलते हैं। उस स्कूल में उनके नाम अक्षत सिंघानिया और कियान सिंघानिया के तौर पर रजिस्टर हुए थे। अंशिका ने ये काम जानबूझकर किया था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यह इच्छा थी कि अक्षत और कियान को धीरे धीरे अपनी असली पहचान का एहसास होने लगे। हालांकि उसने यह बात किसी से नहीं कही थी। उन्हें कल से यह स्कूल ज्वाइन करना था। वो सब गाड़ी के पास आते हैं। अंशिका हल्की सी मुस्कान के साथ अनन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, चलो, मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। उसकी आवाज़ में अपनापन भी था और एक हल्की सी जिम्मेदारी का एहसास भी। इसके बाद अंशिका अक्षत, कियान और अनन्या को उनके विला छोड़कर वापस सिंघानिया मेंशन के लिए निकल जाती है। गाड़ी चलाते हुए भी उसके दिमाग में कई ख्याल घूम रहे थे। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, शायद वह खुद भी पूरी तरह नहीं जानती थी। दूसरी तरफ सौरभ के ऑफिस में अब दोपहर हो चुकी थी, लेकिन सौरभ सुबह से अब तक बिना रुके काम में ही लगा हुआ था। उसके सामने एक लैपटॉप स्क्रीन थी, जिस पर वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद प्लॉट्स और ज़मीनों की इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़ रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसका दिमाग लगातार तेज़ी से काम कर रहा है। तभी सौरभ के कैबिन के दरवाजे पर नॉक होता है। सौरभ को पहले से ही अंदाज़ा था कि कौन होगा। उसके कैबिन में आशुतोष के अलावा और कोई नहीं आ सकता था। वो बिना अपनी लैपटॉप स्क्रीन से नज़रें हटाए धीरे से कहता है, कम इन। और उसकी उम्मीद के मुताबिक आशुतोष अंदर आता है। आशुतोष सौरभ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और काफ़ी पोलाइट आवाज़ में कहता है, सर, आपने जो काम कहा था वो हो गया है। मैंने सारे एम्प्लॉयज़ के बैकग्राउंड्स चेक करवाए हैं। उनमें से किसी का भी कोई कनेक्शन सिंघानिया फैमिली में से किसी के भी साथ नहीं है। सौरभ इस पर एक नज़र आशुतोष को देखता है, फिर हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, ओके। कुछ देर तक वहाँ एक अजीब सी शांति पसर जाती है। पूरे कैबिन में सिर्फ एसी के चलने की आवाज़ और सौरभ की उंगलियों के लैपटॉप कीबोर्ड पर थिरकने की आवाज़ें ही गूंज रही थीं। जब सौरभ को एहसास होता है कि आशुतोष अभी तक गया नहीं है, तो वो लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाकर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम गए नहीं, कुछ काम है क्या? इस पर आशुतोष थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, सर, आप सुबह से काम कर रहे हो, लंच टाइम हो गया है, क्या मैं आपके लिए लंच लगवा दूं? सौरभ बिना ज़्यादा भाव बदले फिर से अपना काम करते हुए कहता है, रहने दो,
मुझे दोपहर का लंच करने की आदत नहीं है, मेरे लिए बस एक ब्लैक कॉफ़ी। आशुतोष को उसकी बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि बड़े लोग अक्सर अपनी फ़िटनेस को लेकर बहुत सख्त होते हैं। सौरभ की फ़िटनेस देखकर तो उसे पहले ही यकीन हो गया था कि वह अपनी हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस है। वो वहाँ से जी सर कहकर सिर हिलाता है और जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी सौरभ, जो अपना काम कर रहा था, अचानक कुछ सोचकर उसे आवाज़ देता है, आशुतोष। आशुतोष रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर कहता है, जी सर, कहिए, कुछ और काम था? सौरभ एक गहरी सांस लेकर आशुतोष को देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में मेरे लिए सारे काम कर सकते हो? आशुतोष उसकी बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। वह तुरंत कहता है, जी सर, प्रयांश सर ने मुझे आपके सारे कमांड्स मानने और उन पर अमल करने के लिए ही हायर किया है। सौरभ उसकी बात सुनकर अपनी कुर्सी पर सिर टिका देता है और कुछ देर तक गहरी सोच में डूब जाता है। आशुतोष बस खड़ा होकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सौरभ धीरे से कहता है, लेकिन ये काम थोड़ा अलग है और थोड़ा मुश्किल भी। फिर वह एक पल रुकता है और उसकी आवाज़ और भी गंभीर हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, इस काम के बारे में तुम मेरे डैड को कुछ नहीं बता सकते। आशुतोष की आंखें यह सुनकर फैल जाती हैं। उसके चेहरे पर साफ घबराहट दिखाई देने लगती है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, ऐसा कौन सा काम है सर? सौरभ उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बिल्कुल बिना किसी भाव के कहता है, तुम्हें मेरे भाई अमन सिंघानिया पर नज़र रखनी है। आशुतोष की आंखें सौरभ की बात सुनकर एकदम फैल जाती हैं, जैसे किसी ने अचानक उसके सामने कोई बहुत बड़ी बात रख दी हो। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। क्या सर? मैं कुछ समझा नहीं। सौरभ उसे देखते हुए बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर टिक जाता है और अपने हाथ आपस में बांध लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। इतने बेवकूफ़ तो लगते नहीं हो तुम कि मेरी बात ना समझ पाओ। हाँ, तुमने ठीक सुना। तुम्हें मेरे भाई अमन सिंघानिया पर नज़र रखनी है और उसकी पल पल की रिपोर्ट मुझे देनी है। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किन लोगों से मिलता है, सब कुछ। और हाँ, सौरभ की आवाज़ थोड़ी ठंडी हो जाती है, तुम इस बारे में मेरे डैड को नहीं बता सकते। आशुतोष को ये बात अजीब तो लग रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो समझ गया था कि इन दो भाइयों के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन वो सौरभ से ज़्यादा सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। आखिर उसका काम था सिर्फ सौरभ के आदेश मानना। वो तुरंत सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है सर, हो जाएगा। मैं अभी ही अपने एक दो आदमियों को इस काम पर लगा देता हूँ। सौरभ उसकी बात सुनकर बस हल्का सा सिर हिला देता है और हाथ से इशारा करता है कि वो जा सकता है। इसी तरह धीरे धीरे रात हो जाती है, पर सौरभ अपने काम में इतना बिजी था कि उसे समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। घर जाना तो जैसे वो लगभग भूल ही गया था। उधर विला में अनन्या अक्षत और कियान को सुलाकर अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसकी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो कब से सौरभ का इंतज़ार कर रही थी। पहले उसे लगा कि सौरभ काम में बिजी होगा, इसलिए उसने उसे फ़ोन नहीं किया, लेकिन अब उससे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी फिक्र और बेचैनी होने लगी थी। आखिरकार उसने अपना फ़ोन निकाला और सौरभ को कॉल कर दिया। उधर सौरभ की नज़रें अभी भी लैपटॉप स्क्रीन पर टिकी हुई थी। अचानक फ़ोन की रिंगटोन उसकी तंद्रा तोड़ देती है। वो फ़ोन उठाकर देखता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, स्वीट हार्ट। नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक बेहद दिलकश और सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। दिन भर की थकान जैसे एक पल को गायब हो जाती है। वो तुरंत कॉल रिसीव करता है। सामने से गुस्सा, फिक्र और नाराज़गी से मिली जुली एक लड़की की प्यारी सी आवाज़ आती है, सौरभ, कहाँ हो आप? आप अब तक आए क्यों नहीं? काम के चक्कर में बीवी बच्चों को भूल गए क्या? ये कहते कहते अनन्या का गला हल्का सा भर आया था। सौरभ के चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वो लैपटॉप पर मौजूद डेटा देखते हुए ही कहता है, सॉरी बीवी, वो मैं थोड़ा बिजी था तो तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, वरना तुम ही बताओ, भला मैं तुम्हें और अपने बच्चों को कैसे भूल सकता हूँ?
अनन्या ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाती है। धीमी आवाज़ में कहती है, तो घर क्यों नहीं आए अब तक? पता है, मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। खाना खाया आपने? सौरभ को तभी याद आता है कि उसने अब तक खाना भी नहीं खाया। वो कुछ पल चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी ही जवाब बन जाती है। अनन्या समझ जाती है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया। वो तुरंत थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहती है, कितनी बार कहा है आपसे कि टाइम पर खाना खाया करिए, पर नहीं, आपको मेरी बात माननी कहाँ है? सौरभ उसकी बात सुनकर हल्के से अपने दिल पर हाथ रख लेता है। पूरे दिन की थकान के बाद उसकी मीठी आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान एक ही पल में उड़ गई हो। वो बहुत प्यार से पूछता है, तुमने खाया बीवी? अनन्या भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब सौरभ समझ गया था कि उसने भी खाना नहीं खाया और वो उसका इंतज़ार कर रही थी। उसे याद आ जाता है, अनन्या कभी उसके बिना खाना नहीं खाती, चाहे उसे आने में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। वो आगे कुछ नहीं कहता और फ़ोन कट कर देता है। अनन्या दूसरी तरफ से हेलो हेलो करती रह जाती है, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। सौरभ अपना लैपटॉप और फाइल्स जल्दी जल्दी बंद कर देता है और अगले ही पल वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही देर में सौरभ अपने विला में आ जाता है। वो तेज़ कदमों से विला के हॉल में एंटर करता है, लेकिन वहाँ अनन्या को ना देखकर उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वो बिना रुके सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। उसे इस वक्त अंदर ही अंदर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था और थोड़ी बेचैनी भी। रूम में जाते ही सौरभ देखता है कि अनन्या रूम में मौजूद सोफे पर बैठी अपने फ़ोन में कुछ देख रही है। उसे देखते ही सौरभ की आवाज़ थोड़ी सख्त हो जाती है, बीवी, ये क्या हरकत है? खाना क्यों नहीं खाया तुमने अब तक? अनन्या एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। सौरभ की ऐसी सख्त आवाज़ सुनकर वो थोड़ा घबरा जाती है। उसकी सुंदर पलकें अपने आप झुक जाती हैं। सौरभ उसके करीब जाता है और उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर कहता है, क्या हुआ? अब कुछ कहोगी भी? खाना क्यों नहीं खाया तुमने अब तक? अनन्या अपनी नज़रें झुकाए बहुत धीमी और हिचकिचाती आवाज़ में कहती है, वो आप नहीं थे तो आपके बिना मैं कैसे? अनन्या अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। सौरभ का दिल उसकी बात सुनकर एक पल के लिए भर आता है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे पिघल जाता है। वो एक गहरी सांस लेकर उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। अनन्या भी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसके सीने से लगी रहती है, जैसे उसी में उसे सुकून मिलता हो। सौरभ मन ही मन सोच रहा था, ओ बीवी, मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम मिली। मैं तुम्हारे पापा का हमेशा एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया। थोड़ी देर तक उसे अपने सीने से लगाए रखने के बाद सौरभ धीरे से उसे अपने से अलग करता है। वो प्यार से उसका माथा चूमकर बड़ी ही सॉफ्ट टोन में कहता है, ओके बीवी, चलो कोई बात नहीं, अब दोनों साथ में खाते हैं। अनन्या उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे की घबराहट अब कम हो चुकी थी। वो वहाँ से जाते हुए कहती है, आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। सौरभ उसे जाते हुए देखकर हल्के से ना में सिर हिला देता है, जैसे उसे उसकी आदत अच्छी तरह पता हो। थोड़ी देर बाद सौरभ और अनन्या दोनों डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। अनन्या बीच बीच में चुपके से सौरभ को देख रही थी। वो खाते हुए पूछती है, तो आपको कैसा लगा आपका नया ऑफिस? वहाँ का काम पसंद तो आया ना? सौरभ कोई खास रिएक्ट ना करते हुए बस हाँ में सिर हिलाकर कहता है, अच्छा था। अनन्या समझ जाती है कि शायद वो ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं है, इसलिए वो ऑफिस के बारे में आगे कुछ नहीं पूछती। थोड़ी देर चुप रहने के बाद इस बार सौरभ अनन्या से सवाल करते हुए कहता है, अक्षत कियान का एडमिशन हो गया? हाँ, पास ही के एक स्कूल में, वो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। अनन्या हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है। तुम्हें स्कूल ठीक तो लगा ना? सौरभ पूछता है तो अनन्या बस हल्के से हाँ में सिर हिला देती है, जैसे उसके मन में अभी भी कुछ चल रहा हो। तभी अनन्या को कुछ याद आता है। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए सौरभ से कहती है, वो सौरभ, मैंने और आंटी ने अक्षत कियान का एडमिशन अक्षत सिंघानिया और कियान सिंघानिया के नाम से स्कूल में करवाया है। सौरभ अनन्या की इस बात पर कुछ देर के लिए बस उसे देखता रह जाता है। उसकी आंखों की गहराई देखकर अनन्या थोड़ा घबरा जाती है।
उसे डर लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सौरभ बड़ी शांत आवाज़ में कहता है, शायद तुमने ठीक ही किया। वैसे भी उन्हें उनकी असली पहचान का पता होना ज़रूरी है। सौरभ की ये बात सुनकर अनन्या अंदर ही अंदर राहत की एक लंबी सांस लेती है, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। वैसे क्या सो गए वो दोनों? सौरभ खाना खाते हुए पूछता है। अनन्या हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ सो गए। वैसे तो आपके बारे में पूछ रहे थे, पर मैंने उन्हें बहला फुसलाकर सुला दिया। इसके बाद दोनों के बीच कोई खास बात नहीं होती। कमरे में बस हल्की खामोशी और बर्तनों की आवाज़ रह जाती है। अगले दिन सौरभ आज भी हरियांश कॉरपोरेशन के अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह तेज़ी से चल रही थी, जैसे उसके दिमाग में कई चीज़ें एक साथ चल रही हों। तभी सौरभ के कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। सौरभ को तो पहले से ही पता था कौन है। आशुतोष के अलावा किसी का भी वहाँ आना अलाउड नहीं था। सौरभ बिना अपना काम रोके कहता है, आओ। आशुतोष अंदर आकर सौरभ के सामने खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में एक ब्लू फाइल थी। सौरभ बिना उसकी तरफ देखे कहता है, बोलो क्या बात है? आशुतोष अपने हाथ में मौजूद उस फाइल को देखते हुए कहता है, सर आपने जैसा कहा था वो हो गया है। मैंने कुछ आदमियों को अमन सर के पीछे लगवा दिया है और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपने कहा था वो भी मुझे मिल गई है। सौरभ उसकी बात सुनकर उसे एक नज़र देखता है और कहता है, इसके बारे में तुमने किसी को बताया तो नहीं है ना? आशुतोष तुरंत कहता है, नो सर, ट्रस्ट मी, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच है। सौरभ उसे कुछ पल ध्यान से देखता है। उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। सौरभ अपना काम करते हुए कहता है, क्या पता चला है उसके बारे में? सर वो अमन सर। इससे पहले कि आशुतोष अपनी बात पूरी करता, सौरभ अचानक तेज़ आवाज़ में दांत पीसते हुए कहता है, शट अप। तुमसे किसने कहा उसे सर कहने को? उसे सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौरभ की अचानक बदली हुई आवाज़ सुनकर आशुतोष बुरी तरह डर जाता है। एक पल के लिए उसका खून जैसे जम सा जाता है। सौरभ को भी एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। वह खुद को शांत करते हुए कहता है, ठीक है, बोलो अब। आशुतोष फाइल में देखते हुए डरते डरते कहता है, सर ये आपका भाई अमन, ये कुछ ठीक नहीं है। ये आपके या आपके पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसका सारा दिन मौज मस्ती, पार्टी शार्टी और यहाँ वहाँ मुंह मारने में ही चला जाता है। इसकी खुद की एक बीवी है जिसका नाम हर्षिता है, पर इसके बावजूद भी इसके संबंध कई लड़कियों के साथ है। इन सब के चक्कर में ये बिजनेस पर भी ठीक से ध्यान नहीं देता, अक्सर कंपनी से गायब रहता है। और तो और सिंघानिया मेंशन भी कभी कभार ही जाता है। ये सब कहते हुए आशुतोष काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहा था। उसे नहीं पता था कि सौरभ अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन आशुतोष की उम्मीद से उलट सौरभ काफ़ी शांत था। वह अपनी एक उंगली से अपना माथा सहलाते हुए सोच रहा था, तो इतने सालों बाद भी ये जैसा था वैसा ही है। अय्याश का अय्याश। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरा भाई है और इसकी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो मेरी। फिर सौरभ शांत स्वर में कहता है, ठीक है, तुम उस पर नज़र बनाए रखो। आशुतोष वहाँ से सर हिलाकर जाने लगता है तो सौरभ उसे टोकते हुए कहता है, उन सिंगापुर वाले क्लाइंट से कोई बात हुई तुम्हारी? क्या वो यहाँ आने के लिए तैयार है? इस पर आशुतोष के कदम रुक जाते हैं। वह पलटकर सौरभ की तरफ देखता है और थोड़ा झिझकते हुए कहता है, नो सर, वो लोग यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हैं। हरियांश कॉरपोरेशन अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो लोग खुद इस डील के लिए यहाँ तक चलकर आ जाए। मुझे लगता है हमें ही वहाँ जाना पड़ेगा। सौरभ आशुतोष की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। उसे सोच में गुम देख आशुतोष धीमी आवाज़ में कहता है, सर हम चाहे तो इस काम में प्रयान सर की मदद ले सकते हैं। उनके देश विदेश में इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। सौरभ इस पर तुरंत सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे ये डील अपने बलबूते पर पानी है, ना कि किसी की सिफारिश से। हम खुद ही सिंगापुर जाकर उन क्लाइंट से मिलेंगे। तुम जाकर फ्लाइट टिकट्स बुक करवाओ। आशुतोष सौरभ की बात सुनकर उसे मन ही मन काफ़ी एडमायर करता है। उसके चेहरे पर हल्की सी प्रशंसा भरी मुस्कान आ जाती है। वो चुपचाप हाँ में सिर मिलाकर वहाँ से चला जाता है।
आशुतोष के जाने के बाद सौरभ कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक कर इस बारे में सोचने लगता है। उसने जोश जोश में कह तो दिया था कि वो खुद सिंगापुर जाएगा, पर वो अनन्या और अक्षत कियान को ऐसे यहाँ दिल्ली में छोड़कर कैसे जा सकता था। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आता है कि क्या उसे जाने से मना कर देना चाहिए। उसकी नज़र अनजाने में ही टेबल पर रखी अपनी फैमिली की फ़ोटो पर चली जाती है। फ़ोटो में अनन्या और बच्चे मुस्कुरा रहे थे और वही मुस्कान सोचकर उसका दिल हल्का सा कस जाता है। पर अगले ही पल वो अपने आप से सिर हिलाता है। नहीं, अब वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता था। ये डील हरियांश कॉरपोरेशन के लिए बेहद ज़रूरी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद सौरभ आखिरकार एक फ़ैसला ले लेता है। वो अपना फ़ोन निकालकर उस शख्स को फ़ोन लगा देता है जिस पर किसी ज़माने में वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। वो थे खुद उसके पापा प्रयांश सिंघानिया। दूसरी तरफ प्रयांश, जो कि अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, तभी उनका फ़ोन बज उठता है। फ़ोन स्क्रीन पर सौरभ का नाम देखकर वो हल्का सा चौंक जाते हैं। आज इतने दिनों में ये पहली बार था जब सौरभ ने खुद उन्हें सामने से फ़ोन किया था। उनके चेहरे पर अनजाने में ही हल्की सी उम्मीद और खुशी आ जाती है। वो जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लेते हैं। हाँ सौरभ, बोलो क्या बात है। सौरभ उनकी आवाज़ सुनकर कुछ पल चुप रहता है, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर वो धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे किसी काम से कुछ दिनों के लिए सिंगापुर जाना है और मैं अपनी फैमिली को वहाँ नहीं ले जा सकता, इसीलिए मुझे आपसे एक फ़ेवर चाहिए। प्रयांश उसकी बात सुनकर एक पल को शांत हो जाते हैं। वो अपने बेटे की आवाज़ में हल्की सी झिझक साफ महसूस कर सकते थे। वो नरम आवाज़ में कहते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। इस पर सौरभ एक लंबी सांस लेकर कहता है, क्या आप मेरे आने तक विला में मेरी फैमिली के साथ रह सकते हैं या फिर किसी को वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ किसी को से सौरभ का इशारा अंशिका की तरफ था। प्रयांश उसका इशारा तुरंत समझ जाते हैं। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, ठीक है, मैं अंशिका को वहाँ तुम्हारी बीवी और बच्चों के साथ रहने के लिए भेज दूंगा। तुम आराम से अपना काम करो, तुम्हारे बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मेरी। सौरभ अपने पापा के ये शब्द सुनकर अंदर से जैसे थोड़ा निश्चिंत हो जाता है। उसके चेहरे की तनाव भरी लकीरें थोड़ी ढीली पड़ जाती है। वो बस धीमे से ओके कहकर फ़ोन कट कर देता है। रात का वक्त। कल की तरह आज भी सौरभ लेट था। वो अब भी ऑफिस में काम कर रहा था। पूरे फ्लोर पर लगभग सन्नाटा था। बस उसके कैबिन की लाइट जल रही थी और लैपटॉप की स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। तभी आशुतोष उसके कैबिन में आता है। उसे अब भी काम में इतना बिजी देखकर वो सच में हैरान रह जाता है। वो धीरे धीरे चलकर सौरभ की डेस्क के पास आता है और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सर, आप अभी तक गए नहीं। सौरभ इस पर बिना नज़र उठाए अपना काम करते हुए कहता है, नहीं, अभी बस जा ही रहा था। वैसे तुम क्यों नहीं गए। आशुतोष काम के प्रति उसका ये डेडिकेशन देखकर अंदर ही अंदर काफ़ी इम्प्रेस था। उसे समझ नहीं आता कि कोई इंसान इतना काम कैसे कर सकता है। वो हल्का सा सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं भी बस निकल ही रहा था सर। सौरभ उसकी बात सुनकर कुछ देर तक चुपचाप अपना काम करता रहता है। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ गूंजती रहती है। फिर वो आखिरी डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद गहरी सांस लेकर अपनी जगह से उठ जाता है और आशुतोष से कहता है, ठीक है, तो हमें कल कितने बजे निकलना है। हमारी कल 12 बजे की फ़्लाइट है सर। सौरभ कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, फिर हल्के से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं निकलता हूँ, तुम भी निकल जाना। सौरभ ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। लगभग आधे घंटे बाद सौरभ विला में वापस आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसे पूरे विला में अजीब सी शांति महसूस होती है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सौरभ समझ जाता है कि सब सो चुके हैं। सौरभ जैसे ही अपने रूम में आता है तो देखता है अनन्या अब भी बेड पर बैठी टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। असल में उसकी नज़र टीवी पर थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था।
सौरभ को आया देख अनन्या एकदम से बेड से उठ जाती है, जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रही हो। अरे आप आ गए। सौरभ उसकी बात सुनकर अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेता है और उसे घूरते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, तुमने आज भी खाना नहीं खाया ना? अनन्या उसकी बात सुनकर धीरे धीरे अपना सर झुका लेती है। उसे पता था सौरभ पहचान ही लेगा। वो धीमी आवाज़ में कहती है, आप आप फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये कहकर अनन्या वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है। अचानक ऐसा होने से अनन्या थोड़ा चौंक जाती है और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगती है। सौरभ, अनन्या उसका नाम पुकार कर कहती है, पर सौरभ बिना उसकी बात का जवाब दिए उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने बेड पर बिठा देता है। उसके चेहरे पर आज कुछ अलग ही गंभीरता थी। उसने अनन्या का सुंदर चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम रखा था। वो उसे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर शब्द ढूंढ नहीं पा रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात अनन्या को कैसे बताए। अनन्या भी चुपचाप उसे ही देख रही थी। उसके दिल में भी हल्की सी घबराहट होने लगी थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सौरभ काफ़ी धीमी आवाज़ में कहता है, बीवी, मुझे कल कुछ दिनों के लिए सिंगापुर जाना है। अनन्या उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से देखने लगती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए चिंता उतर आती है। सिंगापुर क्यों? उसके मुंह से धीरे से निकलता है। सौरभ इस पर उसके सर पर आई जुल्फ़ों को बहुत प्यार से उसके कान के पीछे करता है और नर्म आवाज़ में कहता है, एक इम्पॉर्टेंट डील है बीवी, मैं जाना तो नहीं चाहता पर मुझे जाना पड़ेगा। अनन्या उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। उसका दिल थोड़ा सा बैठ गया था, जैसे किसी ने अंदर से हल्का सा खींच लिया हो, पर वो अपने चेहरे पर अपनी उदासी नहीं आने देती। वो हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ धीरे से पूछती है, कितने दिनों के लिए? ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं। अनन्या समझ सकती थी कि सौरभ की ये कंपनी अभी नई है। इसे स्टेबल करने में सौरभ को वक्त भी लग सकता है। वो जानती थी कि सौरभ दिन रात मेहनत कर रहा है, इसीलिए वो उसकी तरक्की के बीच कभी रोड़ा नहीं बनना चाहती थी। वो धीमी आवाज़ में कहती है, ठीक है सौरभ, आप यहाँ की फ़िक्र मत कीजिए, आप जाइए, अपना काम कीजिए। लेकिन ये कहते वक्त उसकी आंखों में छिपी हल्की सी उदासी सौरभ से छिप नहीं पाई। सौरभ भी लगातार उसे ही देख रहा था। उसके उदास चेहरे को देखकर वो समझ जाता है कि अनन्या का मन उसे अपने से दूर जाने देने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो इस बारे में उससे कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि अनन्या भी जानती थी कि अभी सौरभ की कंपनी बिल्कुल नई है और उसे स्टेबल करने के लिए सौरभ को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। बस वो उसकी कामयाबी के रास्ते में खुद को बोझ नहीं बनाना चाहती। ये सोचकर उसका दिल सच में पिघल जाता है और बिना कुछ कहे वो अनन्या को खींचकर अपने गले से लगा लेता है। कुछ पल दोनों ऐसे ही खामोशी में एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सौरभ धीरे से उसे अपने से अलग करता है। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से हल्के शरारती अंदाज में कहता है, लगता है अब मेरा बच्चा बड़ा और समझदार हो गया है। अनन्या यह सुनकर तुरंत चिढ़ जाती है। उसके गाल हल्के से फूल जाते हैं। नकली गुस्सा दिखाते हुए वो कहती है, अच्छा तो मैं बच्ची दिखती हूँ आपको? ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन सौरभ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वो उसे अपनी बाहों में और भी कसकर थाम लेता है, जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता। उसके गाल पर एक हल्का सा किस करते हुए कहता है, हाँ, इसमें कोई शक है क्या? मेरी नज़रों से देखो, तुम तो मेरे लिए मेरे अक्षत कियान से भी छोटी हो, मेरा प्यारा बच्चा। ये कहकर वो उसकी पतली सी गर्दन पर हल्के हल्के किस करने लगता है। अनन्या का चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। थोड़ी देर बाद जब सौरभ उसे छोड़ता है तो वो झटके से उससे अलग हो जाती है। इस बार उसकी आंखों में हल्की झिझक और नाराज़गी दोनों थी। वो कड़क आवाज़ में कहती है, फ्रेश होकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सौरभ उसे और छेड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है,
आपका हुक्म सर आँखों पर मैडम। अनन्या उसे घूरते हुए वहाँ से चली जाती है और सौरभ उसे जाते हुए देखकर हल्के से सिर हिलाकर मुस्कुरा देता है। तभी सौरभ को कुछ याद आता है, जैसे दिल में कोई हल्की सी चुभन उठी हो। वो घड़ी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक पल के लिए बेचैनी झलक जाती है। सौरभ अपने कमरे से बाहर निकलकर अक्षत कियान के कमरे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। अक्षत और कियान अपने अपने बेड पर लेटे थे, जैसे सो रहे हों, लेकिन सौरभ की नज़रें बता रही थी कि वो सब समझ चुका है। वो धीरे धीरे चलकर उनके पास आता है, दोनों को गौर से देखता है और फिर हल्की तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, तुम दोनों ये हरकतें करके बस अपनी मम्मा को ही बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। मुझे पता है तुम दोनों जाग रहे हो। पापा की आवाज़ में वो अपनापन और पकड़ थी कि अक्षत और कियान दोनों की नींद तुरंत गायब हो गई। वो धीरे से उठकर बैठ जाते हैं। कियान कंफ्यूज्ड होते हुए कहता है, पापा, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों जाग रहे थे? सौरभ हल्का मुस्कुराता है। उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। वो कियान के माथे पर उंगली से हल्का सा टैप करता है। शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम दोनों की रग रग से वाकिफ हूं। ऐसा मत समझना कि काम में व्यस्त होकर मैं तुम्हें भूल गया हूं। मुझे तुम दोनों की हर छोटी बड़ी बात पता रहती है। ये सुनकर दोनों बच्चे थोड़े डर जाते हैं, लेकिन सौरभ का अगला कदम उनके डर को पिघला देता है। वो अक्षत के बेड पर बैठता है, उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कियान को भी पास बुलाता है। कियान भी तुरंत आकर उसकी गोद में बैठ जाता है। अब सौरभ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है, लेकिन उसकी आवाज़ में अभी भी वही गर्माहट थी। अक्षत, कियान, अब पापा की बात ध्यान से सुनो। पापा कल कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, एक बहुत ज़रूरी काम है। पापा, आप हमें छोड़ कल जा रहे हो? कियान सौरभ को देखते हुए कहता है। सौरभ का दिल जैसे उसी पल पिघल जाता है। वो कियान के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। नो बेटा, पापा अपने अक्षत, कियान और उनकी मम्मा को छोड़कर कहीं जा सकते हैं क्या? पापा बस काम से जा रहे हैं और बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनके छोटे से दिल में उदासी साफ दिख रही थी। सौरभ उनकी आंखों की वो उदासी सह नहीं पाता। वो तुरंत माहौल हल्का करने की कोशिश करता है। और सुनो, कल आपकी दादी आ रही हैं, वो आप लोगों के साथ रहेंगी जब तक पापा वापस नहीं आते। ये सुनकर दोनों के चेहरे थोड़े खिल जाते हैं। सौरभ मुस्कुराता है और कहता है, तो अब पापा से प्रॉमिस करो कि तुम दोनों मम्मा का ध्यान रखोगे और दादी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। अक्षत कहता है, डोंट फॉली पापा, हम दोनों मम्मा का पूरा ध्यान रखेंगे और उन्हें और दादी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। सौरभ उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन उस मुस्कान में एक अपनापन और गर्व साफ झलक रहा था। कितने समझदार हो गए मेरे बच्चे, ये कहकर वो दोनों के माथे को बड़े प्यार से चूम लेता है, जैसे उस पल को अपने दिल में सहेज लेना चाहता हो। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में अंशिका प्रयांश के कमरे में आती है। प्रयांश बेड पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थी और चेहरे पर गहरी एकाग्रता साफ दिख रही थी। अंशिका चुपचाप उन्हें देखती है, थोड़ी चिंता, थोड़ा स्नेह, और बिना कुछ कहे वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। तभी प्रयांश का ध्यान उसकी तरफ जाता है, जैसे वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुके हों। अंशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंशिका रुक जाती है, पलटकर उन्हें देखती है। कहिए, क्या बात है? प्रयांश लैपटॉप बंद करके साइड में रखते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, तुम अपने कुछ कपड़े एक बैग में पैक कर लो। अंशिका थोड़ी हैरान हो जाती है, उसकी भौहें हल्की सिकुड़ जाती हैं। पर क्यों? कहीं जाना है क्या? प्रयांश हल्का सा मुस्कुराते हैं, लेकिन उस मुस्कान में जिम्मेदारी भी थी। हाँ, तुम्हें कुछ दिनों के लिए सौरभ के विला जाना है। अंशिका एक पल को चौंक जाती है। दिल में खुशी की हल्की लहर भी उठती है और साथ में चिंता भी। पर क्यों? वहाँ सब ठीक है ना? प्रयांश उसे शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, सब ठीक है, बस सौरभ को सिंगापुर जाना है,
वो चाहता है कि हम में से कोई वहाँ रहकर उसके बीवी बच्चों का ख्याल रखे, और मुझे लगता है तुम्हारा जाना ज़्यादा सही रहेगा। अंशिका कुछ पल चुप रहती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे ये सोचकर सुकून मिलता है कि उसका बेटा आज भी उस पर इतना भरोसा करता है, और दिल के किसी कोने में खुशी भी थी। अब वो अक्षत और कियान के साथ खुलकर समय बिता पाएगी। अगली सुबह अनन्या सौरभ के लिए कपड़े पैक कर रही थी। वहां जाकर बस काम में डूब मत जाना, वक्त पर खाना खाना और सोना भी। सौरभ हल्का मुस्कुरा देता है, बिना नजर उठाए ही सिर हिला देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सब महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठता है और अनन्या के पास जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। अनन्या एकदम चौंकती है, फिर खुद ही हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये सिर्फ सौरभ ही हो सकता है। तो वो कुछ नहीं कहती। सौरभ उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है। वो देखता है कि अनन्या ने अपनी नज़रें झुका रखी हैं, लेकिन उसकी आंखों में छुपी वो गहरी उदासी साफ साफ दिख रही थी। अनन्या का ये हाल देख सौरभ का मन जरा भी वहां से जाने का नहीं कर रहा था। दिल जैसे वहीं ठहर जाना चाहता था, पर वो जानता था कि उसका जाना बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर वाले क्लाइंट्स के साथ उसका कोलैब उसकी कंपनी के लिए ही नहीं, बल्कि उसके सपनों के लिए भी बेहद अहम था। सौरभ धीरे से अनन्या का चेहरा अपने हाथों में भर लेता है, जैसे उसे अपने एहसासों में समेट लेना चाहता हो, और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वो उसे गहराई से पूरे जज्बात के साथ किस करने लगता है। अनन्या भी धीरे धीरे उसके उस एहसास में खुद को बहने देती है। थोड़ी देर बाद सौरभ उसे छोड़ देता है और अपना माथा उसके माथे से टिका देता है। इस वक्त दोनों की सांसें तेज थीं और दिलों की धड़कनें जैसे एक ही रिदम में चल रही थी। सौरभ धीमी भारी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी बीवी, अगर ये डील मेरे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती तो मैं कभी भी। अनन्या फट से उसकी बात काट देती है, लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी। कोई बात नहीं सौरभ, आप मन लगाकर काम कीजिए, मैं पूरी ज़िंदगी तक आपका इंतज़ार कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ आप ये सब अपने लिए नहीं, बल्कि अक्षत, कियान और मेरे लिए ही कर रहे हैं। सौरभ उसकी बात सुनकर बस उसे देखता रह जाता है। उसे सच में समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर किस मिट्टी की बनी है। हर बार खुद से पहले वही उसका और बच्चों का सोचती है। उसका दिल इस प्यार और त्याग के सामने पिघल सा जाता है। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था उसे अपने से दूर करने का, पर वक्त हाथ से निकल रहा था। उसकी फ्लाइट का समय हो चुका था। उसके हाथ अब भी अनन्या की कमर को थामे हुए थे, जैसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन फिर वो धीरे से उसे छोड़ देता है। अनन्या जो उसकी बाहों में खो सी गई थी, एकदम से होश में आती है। सौरभ बेड पर रखा अपना बैग उठाता है और बिना उसकी तरफ देखे खुद को संभालते हुए कहता है, बीवी, अपना और अक्षत कियान का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में छुपी कसक अनन्या साफ महसूस कर सकती थी। वो अपनी आंखों में आंसू लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। जैसे ही दोनों हॉल में आते हैं, अचानक रुक जाते हैं। सामने अंशिका और प्रयांश खड़े थे। अनन्या हैरानी से सौरभ की तरफ देखती है। सौरभ एक पल अपने माता पिता को देखता है, फिर धीमे से कहता है, इन्हें मैंने ही बुलाया है। मेरी गैर मौजूदगी में माँ तुम्हारे और अक्षत कियान के साथ यही रहेंगी। अनन्या जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। दोनों उनके पास जाते हैं। प्रयांश सौरभ के हाथ में सूटकेस देखकर कहते हैं, तो तुम तैयार हो सौरभ? सौरभ बस सिर हिला देता है। अंशिका नरम आवाज़ में कहती है, तुम बेफिक्र होकर जाओ सौरभ, तुम्हारी फैमिली अब हमारी जिम्मेदारी है। सौरभ उनकी बात सुनकर एक नज़र उन्हें देखता है और बस इतना कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। वो मुड़ जाता है। प्रयांश भी उसके साथ चलते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। सौरभ कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उनके साथ चल देता है। अंशिका और अनन्या दोनों उन्हें जाते हुए देखती रहती है। अंशिका अपने बेटे में आए इस बदलाव को देखकर भीतर से हिल सी जाती है। इतना बड़ा सफ़र और उसने एक बार पलटकर माँ को देखा तक नहीं, पर वो अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने देती। वो अनन्या की तरफ मुड़कर सामान्य स्वर में पूछती है, अक्षत कियान जागे नहीं अभी तक? अनन्या जैसे ख्यालों से बाहर आती है, नहीं आंटी, वो सो रहे हैं। अंशिका हल्की सांस लेकर कहती है, ठीक है,
मैंने उनके कमरे के पास ही अपना सामान रखवा दिया है, मैं वहीं रहूँगी। ठीक है आंटी। दोनों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। दूसरी तरफ प्रयांश और सौरभ अब तक एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं। आशुतोष वहां पहले से ही सौरभ का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही उसने सौरभ को देखा, उसके चेहरे पर राहत और खुशी दोनों झलक उठी। वो जल्दी से आगे बढ़कर उन दोनों को बारी बारी से ग्रीट करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौरभ के साथ प्रयांश भी आएंगे, इसलिए उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी भी साफ दिख रही थी। सौरभ आशुतोष के साथ एयरपोर्ट के अंदर जाने लगता है। तभी प्रयांश उसे रोककर कहते हैं, सौरभ अपना ख्याल रखना और याद रखना तुम प्रयांश सिंघानिया के बेटे हो। ये मामूली सी डील क्रैक करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मेरा खून हो और हाँ, कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक फ़ोन करना। उनकी आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन अंदर छिपी चिंता और एक पिता का भरोसा साफ महसूस हो रहा था। सौरभ उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए उन्हें देखने लगता है। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आती है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है। बिना ज़्यादा रिएक्ट किए वो बस ओके कहकर वहाँ से आशुतोष के साथ निकल जाता है। उन दोनों के जाते ही प्रयांश का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। वो अपने कोट के पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। सौरभ के विला की सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दो, मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। आवाज़ पहले से भी ज़्यादा कड़क थी, लेकिन इस बार उसमें डर भी छिपा था, अपने बेटे के लिए। फ़ोन कट करते ही वो एक गहरी सांस लेते हैं, अपना कोट ठीक करते हैं और फिर अपने चेहरे पर वही ठंडा रौबदार एक्सप्रेशन लाकर वहाँ से निकल जाते हैं। सौरभ की फ़्लाइट दिल्ली से टेक ऑफ कर जाती है और लगभग 6 घंटे के लंबे सफ़र के बाद सिंगापुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। आशुतोष ने उसके और सौरभ के रहने के लिए एक होटल में 2 कमरे पहले ही बुक कर लिए थे। वो दोनों टैक्सी लेकर होटल की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते सौरभ चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी खाली नहीं थी। वो बस अपनी खिड़की से बाहर सिंगापुर की साफ सुथरी सड़कों और चमकती इमारतों को देख रहा था, पर उसकी आंखें जैसे वहाँ थीं ही नहीं। उसका मन तो कहीं और ही अटका हुआ था, अनन्या के पास। होटल पहुँचने के बाद सौरभ आशुतोष से लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आते ही वो कुछ पल के लिए रुकता है, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर सामान रखकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आता है, फ्रेश होकर कपड़े बदलता है और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। वो उस प्रेजेंटेशन पर काम करने लगता है जिसे उसे सिंगापुर वाले क्लाइंट्स के सामने रखना था। वो जानता था अगर ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी को मिल गया तो ये सिर्फ एक डील नहीं होगी, ये उसकी पहचान बन जाएगी। लेकिन इस सब के बीच भी उसके दिल का एक हिस्सा बार बार दिल्ली की तरफ भाग रहा था, अनन्या और अक्षत कियान के पास। काम करते करते उसका ध्यान पास में रखे फ़ोन पर चला जाता है। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, उंगलियां जैसे खुद ब खुद फ़ोन उठाने को तैयार थीं। उसका मन कर रहा था कि बस एक कॉल करे और अनन्या की आवाज़ सुन ले, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और खुद को रोक लेता है। फोकस सौरभ, वो धीरे से खुद से कहता है। फिर वो अनन्या को एक छोटा सा मैसेज टाइप करता है कि वो सिंगापुर पहुंच गया है और वो उसकी फिक्र न करे और अपना और बच्चों का ख्याल रखे। वहीं दिल्ली में अब तक रात हो चुकी थी। अनन्या अपने कमरे में बैठी थी, फ़ोन को बार बार देख रही थी। हर छोटी सी नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़क उठता था और फिर मायूस हो जाता था। लेकिन इस बार सच में फ़ोन बजा। वो जल्दी से फ़ोन उठाती है और सौरभ का मैसेज पढ़ने लगती है। बीवी, मैं सिंगापुर पहुंच गया हूँ। मैं काम में बिज़ी था इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। अब मेरी बात सुनो, अपना और अक्षत कियान का ख्याल रखना। मेरा काम जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हारे तीनों के पास वापस आ जाऊँगा, ओके? और हाँ, आई लव यू, मिस यू माई जान। मैसेज पढ़ते ही अनन्या के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल वो मुंह बनाकर खुद से कहती है, अरे ऐसा कौन सा काम कि बीवी को ही भूल जाओ। पर उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और प्यार ज़्यादा था।
वो फ़ोन साइड में रखकर धीरे से बेड से उठ जाती है, जैसे दिल पर कोई हल्का सा बोझ हो जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही। अनन्या कमरे के बाहर आ जाती है। वो देखती है विला में चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे हर दीवार कुछ जानती हो पर कह नहीं रही। तभी वो अक्षत कियान के कमरे की ओर कदम बढ़ा देती है। दिल में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, शायद आदत थी उन्हें देखे बिना चैन ना मिलने की। वो रूम का दरवाज़ा खोलती है तो थोड़ी हैरान रह जाती है। अंशिका बेड पर बैठी थी और अक्षत कियान उसकी गोद में सिर रखकर उससे कहानी सुन रहे थे। आज अंशिका ने पूरा दिन अक्षत कियान के साथ ही बिताया था। आज उनके साथ वक्त बिताकर उसे ऐसा लगा जैसे वो भी फिर से बच्ची बन गई हो, जैसे उम्र का बोझ कुछ देर के लिए उतर गया हो। वो ये भूल गई थी कि वो इन बच्चों की दादी है, बस एक दोस्त बन गई थी उनके लिए। अनन्या को अचानक वहाँ आया देख अंशिका भी एकदम से चौंक जाती है। वो उसे देखते हुए थोड़ी नरमी से कहती है, क्या हुआ, तुम सोई नहीं अभी तक? अनन्या अटकती आवाज़ में कहती है, नहीं आंटी, वो मैं अक्षत कियान को देखने आई थी। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी झिझक थी और आंखों में छुपी हुई चिंता साफ दिख रही थी। अंशिका ये सुनकर अक्षत कियान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम इनकी फिक्र मत करो, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं इन्हें सुला दूंगी। अनन्या उसकी बात सुनकर एक नज़र अक्षत कियान को देखती है। उस नज़र में माँ वाला अपनापन और सुकून दोनों थे। अक्षत कियान सो जाना, हाँ जल्दी, दादी को ज़्यादा परेशान मत करना। ये कहते वक्त उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल अभी भी वहीं अटका हुआ था। ये कहकर अनन्या धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। अनन्या के जाने के बाद अचानक अंशिका के मन में एक ख्याल आता है। वो उस दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ से अभी अभी अनन्या गई थी, जैसे उसके पीछे छुपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वो धीमी आवाज़ में अक्षत कियान को देखते हुए कहती है, वैसे अक्षत कियान, क्या आपको पता है कि आपकी मम्मा कहाँ से है? अक्षत कियान अंशिका की बात सुनकर उसे नासमझी में देखने लगते हैं। दरअसल उन दोनों के जरिए अंशिका अनन्या की असली पहचान जानना चाहती थी। उसके मन में कई दिनों से सवाल थे, आखिर ये लड़की है कौन, कैसे उसके बेटे के बच्चों की माँ बनी और क्यों उसकी ज़िंदगी के इतने हिस्से अब भी धुंधले हैं। वो काफ़ी दिनों से इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा था और प्रयांश ने भी उसे अनन्या से इस बारे में पूछने से मना किया था। पर आज उसे एक छोटा सा मौका दिख रहा था। अक्षत अपना सर खुजाते हुए कहता है, कहाँ छे है मतलब दादी? अंशिका ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन अंदर जिज्ञासा और बढ़ जाती है। कहाँ से है मतलब, किस शहर से है या किस गांव से है? जैसे आपके पापा और दादा, वो दोनों यहाँ दिल्ली में पैदा हुए और बड़े हुए, तो वैसे ही क्या आपको पता है आपकी मम्मा कहाँ पैदा हुई थी और कहाँ बड़ी हुई थी? अक्षत कियान ये सुनकर उसकी गोद से उठकर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, जैसे ये सवाल उनके लिए बिल्कुल नया हो। फिर अंशिका की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हैं। इस बार कियान कहता है, नो दादी, मम्मा या पापा ने तो आज तक हमें कभी इच बाले में नहीं बताया। अंशिका उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेती है। उसके दिल में अब बेचैनी और बढ़ गई थी। उसे समझते देर नहीं लगती कि बहुत कुछ ऐसा है जो सौरभ और अनन्या ने अपने बच्चों से भी छुपा रखा है, और शायद ये छुपाना मजबूरी भी हो सकता है। तभी अंशिका अक्षत कियान के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आप दोनों ज़्यादा परेशान मत होना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। अक्षत कियान उसकी बात सुनकर अपने अपने बेड पर लेट जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों नींद में खो जाते हैं, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे उन्हें दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। थोड़ी देर में उन्हें सुलाने के बाद अंशिका कमरे से बाहर आती है। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। कदम धीमे थे और मन सवालों से भरा हुआ। उसे अब भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। अनन्या अब उसके लिए सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री बनती जा रही थी। एक ऐसी पहेली जिसकी हर परत खोलने पर और सवाल सामने आ जाते थे और जवाब अब भी कहीं दूर छुपे हुए थे। सौरभ को सिंगापुर गए अब 3 दिन हो चुके थे। इस बीच सौरभ और आशुतोष ने सिंगापुर के उस बड़े बिजनेस टाइकून लियोन हाव से मिलने की और उनके सामने अपना प्रोजेक्ट रखने की बेहद कोशिश की थी, पर उन्हें अब तक मौका नहीं मिला था।
दूसरे भी कई देशों से कई और बिजनेसमैन इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए आए थे, पर लियोन हाउ किसी से भी अब तक संतुष्ट नहीं था। उसे अपने इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट लोगों की तलाश थी, और शायद इसी तलाश ने सबको बेचैन कर रखा था। सौरभ और आशुतोष रोज उसके ऑफिस जाते, घंटों इंतजार करते, हर कॉन्फ्रेंस में बैठते, पर हर दिन एक उम्मीद लेकर जाते और थोड़ी सी थकान और अधूरी उम्मीद लेकर लौटते। आज चौथा दिन था। आज भी सौरभ और आशुतोष प्रोजेक्ट हॉल में बैठे थे। सौरभ अपने लैपटॉप में प्रेजेंटेशन को बार बार देख रहा था, जैसे हर स्लाइड में अपनी पूरी मेहनत और उम्मीद डाल देना चाहता हो। आशुतोष उसके साथ बैठा था, पर उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिख रही थी। वो धीरे से कहता है, सर, हम पिछले 3 दिनों से यही हैं। क्या आपको सच में यकीन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा? कहीं हम अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे? उसकी आवाज़ में डर भी था और थकान भी। सौरभ कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहता है, हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी आशुतोष। कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी सब किस्मत पर छोड़ देते हैं। ऐसे ही उन दोनों को वहाँ बैठे बैठे काफ़ी देर हो जाती है, पर अभी भी उन्हें अपने प्रेजेंटेशन को पेश करने का मौका नहीं मिल रहा था। सामने बैठा लियोन हाउ एक एक करके आज भी सबके प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट ही कर रहा था। वो एशिया का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल बनाना चाहता था, पर उसे किसी का भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा था। हॉल का माहौल धीरे धीरे भारी और निराशा से भरता जा रहा था। लियोन हाउ उस कॉन्फ्रेंस हॉल से उठकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी एक कड़क और दमदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लियोन, कैन यू गिव मी अ चांस? लियोन के बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो पलटकर उस आवाज़ की दिशा में देखने लगता है। जैसे ही वो अपने सामने खड़े आदमी को देखता है, तो कुछ पलों के लिए बस देखता ही रह जाता है। उसके सामने ब्लैक 3 पीस सूट में लगभग 6.5 फीट लंबा एक जवान आदमी खड़ा था, जो न सिर्फ हैंडसम था, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास और ठहराव भी था। उसकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि पूरे हॉल का ध्यान उसी की तरफ खिंच गया। लियोन कुछ देर तक बस सौरभ को देखता रहता है, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके कदम सौरभ की ओर बढ़ते हैं। सौरभ बिना किसी घबराहट के सीधा खड़ा रहता है, जबकि उसके साथ खड़ा आशुतोष अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के थरथरा रहे थे। लियोन आकर सौरभ के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ पल दोनों की आंखें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे कोई अनकही चुनौती चल रही हो। हुआ यू? लियोन पूछता है। सौरभ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, आई एम सौरभ, सौरभ सिंघानिया फ्रॉम इंडिया। विल यू गिव अस अ चांस मिस्टर लियोन? उसके लहजे में न कोई घमंड था, न कोई विनती, बस एक सच्चा आत्मविश्वास था। लियोन कुछ सेकंड सोचता है, फिर जैसे उसके अंदर कुछ बदलता है। वो हल्का सा सिर हिलाता है और सौरभ को आगे बढ़ने का इशारा करता है। आशुतोष की आंखों में चमक आ जाती है, पर सौरभ अपनी खुशी को चेहरे पर आने नहीं देता। वो बस हल्के से आशुतोष को इशारा करता है काम शुरू करने का। थोड़ी देर बाद सौरभ पूरे हॉल के सामने खड़ा अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी पकड़ थी, हर शब्द साफ, हर बात सटीक और हर लाइन में जुनून। हॉल में बैठे लोग मानो उसे सुन नहीं महसूस कर रहे थे। आशुतोष खुद भी हैरान था। उसे लगा जैसे वो पहली बार सौरभ को देख रहा हो। ये वही सौरभ है, वो मन ही मन सोचता है। लगभग आधे घंटे तक सौरभ बिना रुके बोलता रहता है। उसकी आंखों में एक सपना था और उस सपने को सच करने का जज्बा साफ दिख रहा था। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होता है, पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है, पर सौरभ, वो बस शांत रहता है, जैसे ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता। लियोन खुद उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं, सम्मान था। यू अनबिलीवेबल यंग मैन, आई मस्ट से, यू एंड योर आइडियाज आर ब्रिलियंट. I will surely like to work with you. I promise this hotel will be built in India. उसकी टूटी फूटी हिंदी में भी सच्चाई झलक रही थी। सौरभ हल्का सा मुस्कुराता है। माई प्लेजर मिस्टर लियोन। लियोन अपने आप को मन ही मन कोस रहा था। उसके चेहरे पर पछतावे की हल्की लकीरें साफ दिख रही थी।
वो यही सोच रहा था कि अगर उसने सौरभ को पिछले 3 दिनों में एक बार मौका दे दिया होता तो शायद उसका इतना कीमती समय यूं बर्बाद नहीं होता। उसने एक गहरी सांस ली और पास में खड़े अपने असिस्टेंट को कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स लाने का इशारा किया। असिस्टेंट तुरंत समझ गया और जल्दी से एक ब्लैक कलर की मोटी सी फाइल लाकर लियोन के हाथों में थमा दी। थोड़ी देर तक सौरभ और आशुतोष उस फाइल में मौजूद टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते रहे। दोनों की आंखें हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ रही थी। उसमें जो कंडीशंस थीं वो सच में काफ़ी चैलेंजिंग थीं। अगर सौरभ ने वक्त पर इस होटल का काम पूरा नहीं करवाया तो उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट फाइन के तौर पर लियोन को देना पड़ता। एक पल के लिए आशुतोष का दिल धड़क उठा, लेकिन सौरभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे खुद पर पूरा भरोसा हो। कुछ सेकंड सोचने के बाद सौरभ ने बिना हिचकिचाए उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सिग्नेचर कर दिए। जैसे ही उसने साइन किया, वहां मौजूद दूसरे विदेशी क्लाइंट्स के चेहरे बदल गए। उनकी मुस्कान मजबूरी भरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्लैपिंग शुरू कर दी। उस पल सौरभ की मेहनत और आत्मविश्वास दोनों जीत चुके थे। थोड़ी देर बाद सौरभ और आशुतोष बात करते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकले। आशुतोष की आंखों में चमक थी, उसकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। सर आपने तो कमाल कर दिया। सर देखना, प्रयांश सर को जब पता चलेगा ना, वो बहुत खुश हो जाएंगे। सौरभ बस हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है, लेकिन उसके दिल में भी एक सुकून था। आशुतोष फिर जोश में कहता है, सर आपकी इतनी दिनों की मेहनत रंग लाई। सच कहूं तो मैंने तो अंदर से उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर आपने हार नहीं मानी और देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर हमें ही मिला। चलिए ना सर, आज इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। सौरभ उसकी तरफ देखते हुए चलते चलते शांत आवाज में कहता है, देखो आशुतोष, हर चीज़ का क्रेडिट मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तुमने भी इस प्रोजेक्ट पर उतनी ही मेहनत की है जितनी मैंने, और ये तो बस शुरुआत है। आगे हमें बहुत कुछ हासिल करना है। आशुतोष उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। सौरभ आगे कहता है, और रही बात सेलिब्रेशन की, तो अभी हमें इंडिया के लिए निकलना है। तुम वहाँ जाकर जहाँ चाहो सेलिब्रेट कर सकते हो। बिल हरियांश कॉरपोरेशन के अकाउंट से पे कर देना। पर सर आप, आशुतोष तुरंत पूछता है। सौरभ के चेहरे पर इस बार एक अलग ही मुस्कान आ जाती है, थोड़ी नरम, थोड़ी सच्ची। नहीं, मैं कभी भी कुछ भी अपने वाइफ और बच्चों के बिना सेलिब्रेट नहीं करता। वो तीनों ही मेरी पूरी दुनिया है। आशुतोष के मन में उसकी बात सुनकर इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक सच्चा और जिम्मेदार फैमिली मैन भी है। ये बात अब उसे दिल से महसूस होने लगी थी। आशुतोष अपने आप को काफ़ी लक्की मान रहा था कि उसे सौरभ जैसे इंसान के साथ काम करने का मौका मिला। उसके दिल में सौरभ के लिए सिर्फ प्रोफेशनल रिस्पेक्ट ही नहीं, बल्कि एक अपनापन भी आ गया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रात का वक्त था। अनन्या अपने कमरे की बालकनी में रखी एक बड़ी सी इजी चेयर पर लेटी दूर तक फैले आसमान और टिमटिमाते सितारों को अपनी खाली और थोड़ी थकी हुई आंखों से देख रही थी। सौरभ को गए अब 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे, और इन 3 दिनों में जैसे हर पल उसे उसकी कमी का एहसास करवा रहा था। ना सौरभ ने उसे ज़्यादा फ़ोन किया, ना ही मैसेज, और ना ही उसने उसे डिस्टर्ब करना सही समझा। उसे पता था अब सौरभ की ज़िंदगी ऐसी ही रहने वाली है, बिज़ी, भागती हुई, और उसे इस सच को अपनाना ही पड़ेगा। इन 3 दिनों में जैसे अनन्या को ये गहराई से समझ में आ गया था कि सौरभ उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। बीते इतने सालों में ये पहली बार था जब सौरभ उससे इतने दिनों के लिए दूर था, और इस दूरी ने उसे अंदर तक खाली कर दिया था। इस वक्त वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। कहने को तो उसकी सास अंशिका और उसके दोनों बेटे अक्षत और कियान उसके साथ थे, लेकिन वो तीनों अपनी ही दुनिया में मस्त थे। यहाँ तक कि अक्षत और कियान भी ये नहीं समझ पाए कि उनके पापा के जाने से उनकी मम्मा कितनी अकेली हो गई है। वो दोनों अभी इतने छोटे थे कि इन भावनाओं की गहराई को समझ ही नहीं सकते थे। वो ज़्यादातर वक्त अंशिका के आगे पीछे घूमते, उसी के हाथ से खाना खाते, और स्कूल आने जाने का जिम्मा भी उसी के पास था। अनन्या चाहकर भी इस बारे में कुछ कह नहीं पाती थी। आखिर अंशिका उसकी सास थी। जब वो पुणे में सौरभ और बच्चों के साथ रहती थी,
तब घर के कामों में उसका दिन कैसे बीत जाता था उसे खुद भी पता नहीं चलता था। लेकिन यहाँ इस बड़े से विला में हर काम के लिए नौकर चाकर थे और इसी वजह से उसके पास करने को कुछ नहीं था। बस सोचने के लिए बहुत कुछ था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। अनन्या अपनी हल्की नम आंखों से आसमान में चमकते सितारों को देखते हुए मन ही मन कहती है, मम्मा, पापा, आप दोनों मुझे ऐसे इस इतनी बड़ी दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी थी? सबके मम्मा पापा उनके साथ होते हैं, उन्हें संभालते हैं, बचाते हैं, पर आपने तो मुझे बहुत जल्दी अकेला छोड़ दिया। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगते हैं। अब उसे सिर्फ सौरभ की ही नहीं, अपने माता पिता की भी बहुत याद आ रही थी। उसकी ज़िंदगी जैसे दर्द और अधूरेपन की कहानी बन चुकी थी। उसने अपनी इस 27 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। माँ का प्यार तो उसे कभी मिला ही नहीं। उसकी माँ लीला बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई थी और उसकी सौतेली माँ रेणुका से उसे कभी उस प्यार की उम्मीद भी नहीं थी। बल्कि रेणुका तो हमेशा से ही उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। उसी की वजह से अनन्या को अपना वो घर छोड़ना पड़ा था जहाँ वो बचपन से पली बड़ी थी। और उसके पापा, जिनसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, उन्होंने भी 4 साल पहले अपनी सारी जिम्मेदारियां सौरभ के कंधों पर छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इन सब यादों के बोझ तले दबकर कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह सिंघानिया ग्रुप्स के अपने कैबिन में बैठा अमन अपने दांत पीसते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा और झुंझलाहट दिख रही थी। सामने उसका असिस्टेंट प्रदीप खड़ा था, सर झुकाए, बिल्कुल चुप। थोड़ी देर तक वो डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद अमन उस डॉक्यूमेंट को जोर से टेबल पर पटक देता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, आंखों में जलन और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो प्रदीप पर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है प्रदीप? ये सिंगापुर वाली डील तो हमें मिलनी चाहिए थी ना, तो फिर क्या हुआ? प्रदीप इस पर घबराते हुए हल्की कांपती आवाज़ में कहता है, सर, वहाँ सिंगापुर में लियोन हाव के ऑफिस में इंडिया और अब्रॉड से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे जो उस डील को पाना चाहते थे, पर लियोन को किसी का आइडिया पसंद ही नहीं आ रहा था। वो सबके आइडियाज़ को रिजेक्ट कर रहा था, जिस वजह से हमने जिन 2 लोगों को वहाँ भेजा था वो थक हार कर वापस आ गए। अमन की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती हैं। वो अपने अंदर उठ रही हताशा को संभाल नहीं पाता और एक बार फिर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे गधे, तुम्हें पता भी है अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता तो डैड मुझसे कितना इंप्रेस होते। वो तो मुझे सिंघानिया ग्रुप्स का नया सीईओ ही बना देते। उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेटे की वो अधूरी चाह भी थी जो अपने पिता की तारीफ सुनना चाहता था। पर नहीं, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे हाथ से ये मौका चला गया। तुमने ऐसे लोगों को भेजा ही क्यों जो ये काम कर ही नहीं सकते थे? प्रदीप ये सुनकर चुपचाप अपना सिर झुका लेता है। उसके अंदर डर के साथ साथ अपराध बोध भी था। अमन कुछ पल चुप रहता है, गहरी सांस लेता है, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक फिर से उसी तेज आवाज़ में कहता है, निकाल दो उन 2 लोगों को जॉब से। मुझे ऐसे निकम्मे अपनी कंपनी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रदीप हल्के से जी सर कहते हुए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके कदम रुक जाते हैं। अमन उसे अभी भी वहीं खड़ा देख झुंझलाहट से कहता है, क्या हुआ? तुम गए क्यों नहीं अब तक? प्रदीप उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में हिचकिचाहट साफ दिख रही थी। वो धीमी आवाज़ में कहता है, सर, मुझे आपको कुछ बताना है। अमन हल्की सी तंज भरी मुस्कान के साथ कहता है, तो क्या मुहूर्त निकलने का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी बोलो, क्या बात है? प्रदीप थोड़ा और करीब आता है, जैसे ये बात बहुत भारी हो, और धीरे से कहता है, सर, वो आपको याद है आपने मुझे आपके मॉम डैड पर नज़र रखने को कहा था? अमन एक पल के लिए सोचता है, फिर हल्के से सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ याद है। क्यों, कुछ बात है क्या? अब प्रदीप और भी सतर्क हो जाता है। वो इधर उधर देखता है, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन ना ले। जब उसे यकीन हो जाता है कि कोई नहीं है, तब वो धीरे से कहता है,
सर, मैंने काफ़ी दिनों से आपके मॉम डैड पर नज़र रखी हुई है और मुझे पिछले कुछ महीनों से उनका बिहेवियर काफ़ी अजीब लग रहा है। अमन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। और वो क्यों? प्रदीप गहरी सांस लेकर कहता है, सर, पिछले कुछ महीनों से आपकी मॉम अंशिका मैडम अक्सर सिंघानिया मेंशन से कोई बहाना बनाकर निकल जाती थी। जब हमारे आदमियों ने उनका पीछा किया तो पता चला वो हर महीने पुणे जाती थी किसी से मिलने के लिए, और एक दो बार तो प्रयान सर भी उनके साथ गए थे। पुणे? ये शब्द सुनते ही अमन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके मन में शक की एक चिंगारी भड़क उठती है। पुणे क्यों? जहाँ तक मुझे पता है, मॉम या डैड में से किसी का कोई रिलेटिव या फ्रेंड वहाँ नहीं रहता। फिर वो वहाँ क्यों जाएंगी? प्रदीप थोड़ा सोचकर कहता है, सर, हमारे आदमी जो उनका पीछा कर रहे थे उन्होंने बताया कि आपकी मॉम पुणे में एक सनशाइन अपार्टमेंट में जाया करती थी, पूरा दिन वहीं रहती थी और फिर रात में दिल्ली वापस आ जाती थी। अब अमन के चेहरे पर हैरानी के साथ बेचैनी भी साफ दिखने लगती है। सनशाइन अपार्टमेंट? मॉम ऐसी जगह पर किससे मिलने जाएंगी? प्रदीप सिर हिलाते हुए कहता है, सर, वो अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, वहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं। ये कहना मुश्किल है कि वो किससे मिलने जाती थी। पर वो अचानक रुक जाता है। अमन उसे घूरते हुए कहता है, पर क्या? साफ साफ बोलो।